कि 100% इंशाल्लाह हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र में। जो चिन्हित करके जिन पर अत्याचार हो रहा है वो मुसलमान हैं। विकास के मुद्दे हों चाहे हमारे वजूद के मुद्दे हों, सोच समझकर ऐसे लोगों को चुनना जो हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारी हिमायत में खड़े हों, वो ज़रूरी है। देखिए, बंटवारे की राजनीति के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहर के बीज बोने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। ये सिर्फ चिन्हित करके उन लोगों पर बुलडोज़र चलाए जाते जो इनका साथ नहीं देते हैं। क्या बदलाव इस देश गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम में हमारे पूर्वजों ने दान पर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल पे में आपके साथ नफीसा खान। यूपी के कैराना से सांसद इकरा हसन आज अणुशक्ति नगर पहुंची है। फहद अहमद जी के लिए वोट मांगने, प्रचार करने, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता मौजूद है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं समर्थन में। महाअघाड़ी वर्सेस महायुति, कौन किस पर भारी, सवाल लेकर हम बातचीत करते हैं। इकरा हसन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 4 PM पर। मैम, क्या कुछ कहेंगी? यूपी से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, क्या कुछ देख पा रही हैं? जी, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आप प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या कुछ देख पा रही हैं? जी, हमें बहुत अच्छा देखिए, इकरा हसन जी आई हैं फहद अहमद जी के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर हुजूम है, यानी कि जब प्रचार का आखिरी दिन बचा है और दोनों ही तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि जीत अपने पाले में लाई जा सके, तो ऐसे में बड़े स्टार प्रचारक भी पहुंचे। इकरा हसन जी, क्या कुछ कहेंगी? यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आप चुनावी प्रचार कर रही हैं, क्या कुछ देख पा रही है प्रचार के दौरान? देखिए, हमें यही बहुत अच्छा माहौल गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के लिए देखने को मिल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100% इंशाल्लाह हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र में। आप यूपी से आती हैं, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही बहुमत के साथ बड़ी जीत दर्ज कराई। कैसे देख रही राजनीति को, बदलती राजनीति को, क्योंकि आपने अभी अपने संबोधन में भी मुसलमान, चुनाव और राजनीति का जिक्र किया। जी, देखिए, क्योंकि लगातार जो चिन्हित करके जिन पर अत्याचार हो रहा है वो मुसलमान हैं, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हम सबके लिए बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और राजनीति से ही सारे मुद्दे हमारे जुड़े हुए हैं। विकास के मुद्दे हों चाहे हमारे वजूद के मुद्दे हों, तो इसलिए राजनीति में सक्रिय रहना, सोच समझकर ऐसे लोगों को चुनना जो हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारी हिमायत में खड़े हों, वो ज़रूरी है। आप जिस सूबे से आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले यूपी में, फिर हरियाणा में और महाराष्ट्र के अंदर अब लगातार बटोगे कटोगे वाले नारे पर जोर दे रहे हैं। सांसद होने के नाते, मुसलमान होने के नाते इस नारे के क्या मायने आप समझ रहे हैं? देखिए, बंटवारे की राजनीति के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वही वो करना जानते हैं ना। वो कभी विकास की बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में करी तो बाहर जाकर करने का तो कोई मतलब नहीं बैठता है। तो वो यही अपना जहर फैलाने, जहर के बीज बोने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि परख चुकी है भाजपा की सरकार को, और अब लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे। और मुझे लगता है अब लोग प्रोग्रेसिव होकर मुद्दों पर वोट देंगे और ऐसे गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे जो सबको साथ लेकर चल रहा है। बुलडोजर नीति, इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता रहा है। इस नीति और इसी जो नया न्याय का प्रतीक बनाने की कोशिश यूपी सरकार कर रही है, उस पर क्या राय? देखिए, न्याय का प्रतीक नहीं है, ये सिर्फ चिन्हित करके उन लोगों पर बुलडोज़र चलाए जाते जो इनका साथ नहीं देते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर पे प्रमोट करते हैं भाजपा के, वो विफल रहे हैं। ये एक तरीके से संविधान का मजाक उड़ाना कह लीजिए, या हमें कोर्ट कचहरी में ताले लगाने चाहिए, क्योंकि सब जगह बाबा का बुलडोज़र ही चल जाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। एक ड्यू प्रोसेस है जो हमारे संविधान में, जिसके लिए कहा गया है कि देयर इज अ ड्यू प्रोसेस, जो फॉलो होना चाहिए। तो कानून में सबको अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति जो इन दिनों देखने को मिल रही है, वो देश के लिए कितनी भविष्य में काम आने वाली है? भविष्य को तरक्की की ओर ले जाएगी या फिर घातक है ये देश के लिए?
घातक है और हम देख चुके हैं। अब वो तीसरा टर्म है उनका, लेकिन क्या बदलाव इस देश गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। नफ़रत के बीज इस समाज में बो दिए गए हैं, जिनको अब हमें वापस आने में बहुत वक्त जिनसे लग जाएगा। तो हमारा देश तरक्की जो करना चाहिए था वो तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत पीछे चला गया है। मैं सिर्फ आखिरी आपकी इस पर भी राय चाहूंगी, वक्फ बोर्ड संशोधन इन दिनों खूब चर्चा इस पर हो रही है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या ये होना चाहिए, और अगर ये होता है तो किसके खिलाफ है, मंशा क्या है? देखिए, ये सिर्फ ज़मीनें हड़पने के लिए एक बिल लाया गया है और ये बेबुनियाद है। इसके हम सख्त विरोध में हैं। हम लोग पार्लियामेंट में भी इसके विरोध में रहे और आगे भी रहेंगे। ये बिल्कुल अपनी मनमानी थोपना चाहते हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम में हमारे पूर्वजों ने दान पर दी है, तो उसमें किसी और का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चुनाव में मात देंगे, और महाराष्ट्र के अंदर क्या लग रहा है कि क्या आपका गठबंधन इतना मजबूत है कि इस बार सरकार बनाने जा रहा है? देखिए, हमारे जितने मुद्दे हैं उनका बदला मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव से लेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ सांसद जी इकरा हसन थी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फहद अहमद जी के साथ वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके समर्थन में वोट मांगने आई है। अनुशक्ति नगर वो सीट है, हॉट सीटों में से एक है मुंबई की, और यहाँ से अगर बातचीत की जाए तो नवाब मलिक पहले सिटिंग एमएलए है, और ऐसे में उन्होंने मानखुर्द सीट पर जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। इस बार वो वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन इस मैदान में फहद अहमद जी के खिलाफ में इस बार टक्कर के मुकाबले पर होंगी सना मलिक। आपको यहाँ लोकल लोगों से बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं कि जब ये रैलियाँ गुजरती हैं तो आम पब्लिक क्या सोचती है और आम पब्लिक की राय क्या है। क्या कुछ कहेंगे मैम इस रैली को लेकर? नेता आप लोगों के गली गली घूम रहे हैं जी, क्या नारों को लेकर आपको समझ में आ रहा है? इस बार क्या लग रहा है कि क्या माहौल है? देखिए, पहली बात तो ये कोई जो आप लोग भीड़ देख पा रहे हो और जो इतना जो सैलाब देख रहे हैं, ये कोई पेड पब्लिक नहीं है जो दूसरे नेता लोग करे, जो पैसे देकर बुला रहे। ये यहाँ की खुद की जनता है जो चाहती है कि वो जो नेता है उनको प्यार दे रहे हैं। और जो मेरा भाई इलेक्शन लड़ रहा है फहद अहमद, वो खुद उनको प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए ये जैसा सैलाब जैसा उभर रहा है। तो ये लोगों का प्यार है और भरोसा है जो फहद के ऊपर किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि भारी बहुमत में जो है फहद को वोट करेगी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, और फहद डेफिनेटली जीत कर आएंगे। लेकिन यहाँ से सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी है, जाहिर तौर पर फायदा भी होगा, और पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं जनता की। अगर आप उनका बाप का नाम हटाकर अगर उनसे मुझसे बात करेंगे तो आप कर सकते, वरना हम किसी के बाप को भी नहीं जानते, ना हम किसी। आप ये कह रहे हैं कि सना मलिक की कोई और पहचान नहीं है सिवाय उनके पिताजी का नाम ही आप हटा लो तो मुझे नहीं लगता कि उनकी और कोई छवि है, उनकी और कोई पहचान है उसके अलावा। और सना मलिक पर भारी पड़ रहे हैं फहद अहमद। आप देखिए, लाइन से इसी एरिया के अंदर आप अगर कवर करोगे तो 4 ऑफिस है, और 4 ऑफिस में 2 लोग भी नहीं बैठे, और एक मेरा भाई जो है इलेक्शन लड़ रहा है फहद। पूरे जो एरिया की पब्लिक है जो सैलाब जैसा उभर रही है वो सामने उसके साथ में है। तो आप ये देख पा रहे होगे कि टफ फाइट है। फाइट भी नहीं बोलूंगी, ये वन साइड जीत रहा है भाई। लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? फहद जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीतिक पारी अपनी शुरुआत यहाँ से की है। देखिए, क्या सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हैं जो नवाब मलिक जी करके उतर नहीं पाए, कर नहीं पाए, वो सारे मुद्दे करेंगे। और सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ये बस्तियां कैसी है, टूटे हुए हैं, स्कूल्स नहीं है यहाँ पे प्रॉपर। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, नशा बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। मुसलमान बस्ती के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। नवाब भाई एक पब्लिक सर्वेंट है जो चुन के आए थे और उन्होंने लोगों को गुलाम बना दिया, और आज खुद जाके एक अभिनेता को, एक शाहरुख खान के बेटे को वो सपोर्ट करने में लगे। वो भूल चुके कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किस हालात में है। तो मतलब आपको लगता है कि काम के नाम पर इस बार वोट जाएगा? काम के नाम पर उन्होंने काम किया ही क्या है? जनता जो है वो काम पर वोट देती है, चाहे मौजूदा विधायक हो या फिर उम्मीदवार हो। देखिए, मुझे लगता है कि नवाब मलिक जी ने ये जो एरिया है उसको अपने बाप का क्या माल समझ के दहेज में उठाकर दे रहे कि जाओ और लेकर जाओ, तो ये चीज़ नहीं होने वाली। यहाँ के लोग इतने पागल नहीं है, जो काम करता है वो दिखता है, बस हो गई ये राजनीति। अभी हमें यहाँ से उन्हें हटा कि सना मलिक का नाम बिना पिताजी के हटाकर उनसे लिया जाए, लेकिन सना मलिक कहती हैं कि नवाब मलिक की बेटी होना बेहतर है किसी एक्टर के पति से। नवाब मलिक की बेटी होना, और वो क्या, और शायद आपने ये चीज़ भूल गए कि उसने बोला कि अनुशक्ति नगर की बेटी, क्या ये बेटी ने इस परिवार के लिए कुछ किया? आप लोग कैमरा घुमा के पूछ सकते, अगर वो इस अनुशक्ति नगर की बेटी है तो उसने क्या किया? मतलब एक बेटी का और अपने भाई बहन लोग का हुलिया दोनों डिफरेंट है। वो अपने भाई बहनों के जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती, वो अपने बाप के जैसी दिखती है। मतलब वो एक अपने पापा की परी है, वो अनुशक्ति नगर की बेटी नहीं है।
बाकी जनता कुछ नहीं है। मतलब उनके लिए बाकी जनता क्या ही है, वो सिर्फ रोना रोना आता है कि हमारे बाप जेल गए, मेरा बाप जेल गया। पहली बात तो उनके बाप की काली करतूतों की वजह से वो जेल गए, वो किसी जनता की लड़ाई लड़ते हुए जेल नहीं गए। तो ये झूठ बोलना बंद करे लोगों से। लड़ाई जो है वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी है, लेकिन देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, क्योंकि चाचा भतीजे की भी लड़ाई है, जहाँ एक तरफ सना मलिक वर्सेस फहद अहमद है, तो वहीं शरद पवार वर्सेस अजीत पवार भी है। शाक की सीट है, देखते हैं कि यहाँ से कौन बाजी मारता है और इस बार कौन अपनी जीत को दर्ज कराता है। फिलहाल दीजिए।